आज मैं आपके साथ एक तुर्किश हॉरर मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम डेबी द कर्स ऑफ द जिन है। ये मूवी एक कॉल रिकॉर्डिंग से शुरू होती है जिसमें एक इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर एक डॉक्टर से सवाल करता है कि 16 अगस्त 1986 के केस के बारे में आपने किसी को क्यों नहीं बताया। ये केस गिब्लिडर गांव का है जहां पे रहने वाले सभी लोगों की मौत हो गई थी। ऑफिसर के पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि उसकी एक कुलीग है जिसका नाम डॉक्टर आबरू है। वो कुछ दिन पहले उसी गाँव में मौजूद थी और उसने वहाँ पे होने वाली सभी चीजों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो वो डॉक्टर उस ऑफिसर को कहता है कि जाओ जाके यूनिवर्सिटी से पूछो और जाके वो वीडियो देखो। तो ये कह के डॉक्टर उस कॉल को कर देता है। उसके बाद शुरुआत होती है डेबी द कर्स ऑफ द जिन की। तो इस मूवी के फर्स्ट सीन में एक घर दिखाया गया है जहाँ पर डॉक्टर आबरू एक एक्सोर्सिज्म को रिकॉर्ड कर रही थी। वो एक्सोर्सिज्म करने वाले इंसान का नाम फरूक आहूजा था। आबरू अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने के लिए आई थी। वो फरूक आहूजा को एक्सोर्सिज्म करते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। फरूक ने जब कुरान के आयत पढ़ना शुरू की वो जिन वहाँ पे मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा, लेकिन कोशिश करने के बाद आखिरकार फरूक ने उस लड़की के जिस्म में से उस जिन को निकाल दिया और फिर उस लड़की के मुंह के अंदर से कुछ अजीब चीजें निकली। वो इस बात का सबूत थी कि उस पे किसी ने काला जादू किया था, लेकिन आबरू अपनी आंखों से देखने के बाद भी इन सब चीजों पे यकीन नहीं कर रही थी। वो फरूक को कहती है वो इस चीज को तब मानेगी जब वो उसकी कजन को ठीक करेगा जो कि गिब्लिडर गांव के पास रहती है। इसके बाद वो दोनों इस जगह से उस गांव की तरफ जाने के लिए रवाना हुए। आबरू बहुत साल बाद उस जगह जा रही थी तो वो रास्ता भूल जाती है। वो लोग उस वक्त एक सुनसान जगह पे थे जहाँ पे उन लोगों को एक औरत के रोने की आवाज आती है और कुछ देर बाद एक लाल आंखों वाली मखलूक उन पे हमला करती है, लेकिन वो लोग उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग दोबारा से अपनी गाड़ी को रोकते हैं क्योंकि नमाज का वक्त शुरू हो चुका था। वहाँ पर उन लोगों को एक अजीब सी गुफा मिलती है जिसके अंदर से उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसी जगह जमीन पर हड्डियों से एक जगह दायरा बनाया गया था जिसके अंदर एक आंख बनी हुई थी और उसी के सामने एक दरख्त था जिसके ऊपर काले जादू का बहुत सा सामान लगा हुआ था और उस दरख्त के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था 7175, जिसका राज आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। उस जगह थोड़ी देर खड़े होने के बाद आबरू की तबीयत खराब होने लग गई। वो उस जगह से आने वाली अजीब सी स्मेल को बर्दाश्त न कर सकी। खैर उन्होंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वो लोग दोबारा से अपने सफर की तरफ रवाना हुए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक जगह बकरियां चराने वाला मिलता है। वो लोग उससे अपनी मंजिल के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें रास्ता समझा देता है। कुछ दूर जाने के बाद आबरू को वही शख्स जिसने इन लोगों को रास्ता बताया था वो उनसे आगे चलता हुआ नजर आता है और उस शख्स के साथ काले रंग की परछाई भी चल रही थी। खैर वो लोग आगे बढ़ते गए और आखिरकार वो अपनी मंजिल पे पहुंच गए। वहाँ पे उनका इस्तकबाल रफीका नाम की एक औरत और उसकी एक बेटी इसरा ने किया। फरूक वहाँ जाकर उस पूरी जगह का जायजा लेने लगता है। फिर वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात फातिमा नाम की एक औरत से होती है। फातिमा इसरा की भुप्पो थी और वो आबरू और फरूक के घर आने पर खुश नहीं थी। वो लोग एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ पे रफीका आबरू और फरूक को अपनी बेटी कुबड़ा के बारे में बताती है जिसके लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं और वो लोग बाद में उन्हें कुबड़ा की शादी की वीडियो दिखाते हैं जिस दिन से ये सब कुछ शुरू हुआ था। उस वीडियो में पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से कुबड़ा अजीब सी हरकतें करने लग जाती है और उसकी आंखें भी अजीब सी होने लगती हैं। फिर वो अपनी जगह से उठ के किचन में जाती है और वहाँ से चाकू लेकर अपने शोहर को कत्ल कर देती है। ये वीडियो देख के आबरू और फरूक दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कुबड़ा ने अपने शोहर को मारते वक्त कुछ अल्फाज बार बार जिन्नात की जुबान में बोले थे। फिर फरूक आबरू को उस जुबान के बारे में बताता है कि हजरत ईसा ने रेगिस्तान में शैतान से इसी जुबान में बात की थी और जो चीजें कुबड़ा वीडियो में बोल रही थी उसका मतलब था 7175। ये वही नंबर था जो गांव के पीछे उस काले जादू वाले दरख्त पर लिखा हुआ था। फिर कुबड़ा की बहन इसरा बताती है कि एक रात नींद की हालत में कुबड़ा उन्हें उसी दरख्त के पास मिली थी। फिर फरूक उस पूरे घर को बाहर से देखता है तो अचानक उसकी नजर बाहर खिड़की पे पड़ती है जहाँ से कुबड़ा उन सब लोगों को देख रही थी। फिर वो सब लोग कुबड़ा से मिलते हैं। फरूक कुबड़ा से सवाल करता है कि शादी के दिन क्या हुआ था तो कुबड़ा बताती है कि उसे एक औरत की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी जो कि कह रही थी कि मार दो उसे। फिर वो बताती है कि जिस रात वो नींद में चल के दरख्त के पास गई थी उस रात उसे कोई भी आवाज नहीं आई थी, बस उसे ऐसा नजर आया कि वो एक ताबूत में बंद पड़ी है और उसे सांस भी नहीं लिया जा रहा। फिर उसकी मौत हो गई और वो दोबारा से पैदा हुई और उसके माथे पर एक आंख थी। फिर वो सब लोग नीचे आते हैं और शादी के दिन के बारे में बात करते हैं। इतने में फरूक रफीका से कुबड़ा के बाप के बारे में पूछता है कि उसकी मौत कब हुई थी तो वो बताती है जिस दिन कुबड़ा पैदा हुई थी रफीका ने अपने घर में आंख की शेप के सिंबल लगाए हुए थे ये सोच के कि ये जिन्नात से इनकी हिफाजत करेंगे, लेकिन ये चीजें जिन्नात को घर में दावत देने का काम कर रही थी। फिर फरूक ने उन सब सिंबल्स को उतार के घर के बाहर फेंक दिया और आबरू को कहा कि हमें एक्सोर्सिज्म अभी ही शुरू करना होगा क्योंकि जिन्नात हमारे यहाँ आने से खुश नहीं
नहीं होंगे। फिर वो सब लोग कुबड़ा के कमरे में जाते हैं और फारूक एक इत्र की बोतल से कुछ इत्र कुबड़ा के हाथ में डालता है और उससे कहता है कि अपने हाथों को अच्छे से मल कर वो इस इत्र को सूंघे। फिर जैसे ही कुबड़ा उस इत्र को सूंघती है तो साथ ही पूरा बेड हिलने लग जाता है और कमरे में पड़ी हर चीज गिरने लग जाती है। फारूक जल्दी ही कुबड़ा के ऊपर एक काले रंग का कपड़ा डाल देता है और कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू कर देता है। फिर वो जिन्नात फारूक के हाथ में खून से कुछ लिख देते हैं जिसका मतलब था शीशा। तभी फारूक कुबड़ा के घर वालों को एक खाली कमरे के बारे में कहता है जहाँ पे बस 2 शीशे पड़े हुए हों। फिर आबरू फारूक को कहती है कि उस दिन तो तुम्हारा ये तरीका काम कर गया था तो आज ये क्यों नहीं हुआ। वो अभी भी फारूक पर यकीन नहीं कर रही थी। तब फारूक उसे कहता है ये जिन उस वाले जिन से बहुत ताकतवर हैं और इसीलिए वो तरीका काम नहीं कर रहा। उसी रात वो जिन्नात फिर से कुबरा के जिस्म को काबू कर लेते हैं और वो अपने बिस्तर से उठकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद वो चलते हुए अपनी बहन के रूम में जाती है और वहाँ खड़ी होकर उसे देखने लगती है। जब कुबरा की बहन उससे पूछने लगी कि वो यहाँ पर क्या कर रही है तो वो कमरे से बाहर निकलकर हाल में आ गई और हाल में लगे हुए कैमरे के सामने खड़ी होकर उसे देखने लगी और एक अजीब सी शक्ल बनाकर हंसने लगी। फारूक को भी सोते हुए उस जिन का एहसास हो जाता है। वो नींद से उठकर घर में देखने लगता है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता, पर कैमरे में नजर आ रहा था कि एक परछाई वहां से गुजरते हुए कुबरा के कमरे में जाती है और कुबरा वापस से सो जाती है। अगले दिन फारूक उस कमरे में जाता है जहाँ पर 2 शीशे रखे हुए थे। वो एक्सोर्सिज्म शुरू कर देता है। आबरू ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। फारूक कुरान की कुछ आयत की तिलावत कर रहा होता है और जिन को सामने आने का कहता है। तभी वो कमरा पूरा रोशन हो जाता है और एक जिन आबरू के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फारूक उससे सवाल करता है कि वो कुबरा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तभी वो जमीन पर कुछ निशानात बना देता है और उस कमरे में पड़े हुए दोनों शीशे फट जाते हैं। उस निशान का मतलब था टॉयलेट स्पेल। फारूक उन सबको बताता है कि ये सबसे खतरनाक जादू है जिसको डेथ स्पेल भी कहा जाता है। फिर फारूक उनके घर के सहन में मौजूद उस वॉशरूम को तोड़ता है तो उसके अंदर से काले जादू की ऐसी चीजें निकलती हैं जो वहाँ मौजूद सभी लोगों को हैरान कर देती हैं। उन चीजों के साथ कागज के बने हुए 2 पुतले थे जिनमें कुबरा के माँ बाप का नाम लिखा हुआ था। उनको देखने के बाद फारूक सबको बताता है कि जादू कुबरा के पैदा होने से पहले उसकी माँ के पेट में उस पर किया गया था और उसमें ऐसा बताया गया था कि जब कुबरा 23 साल की होगी तभी जिन्नात उसके जिस्म पर कब्जा कर लेंगे। तभी रफीका फारूक को बताती है जिस दिन कुबरा की शादी थी उससे 1 रात पहले ही वो 23 साल की हुई थी। अभी ये बात चल ही रही होती है कि तभी कुबरा वहाँ आकर चिल्लाने लग जाती है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो उसे संभालते हैं और कमरे में ले जाते हैं। दूसरी तरफ आबरू भी फारूक पर गुस्सा कर रही थी कि अभी तक कोई भी सुधार क्यों नहीं आया, न तुम हमें इसे हॉस्पिटल ले जाने दे रहे हो न खुद कुछ कर रहे हो। फारूक उसे समझाता है कि हम लोग उसे बीच में नहीं छोड़ सकते। फिर उसके बाद बैकयार्ड में वो लोग दोबारा एक्सोर्सिज्म की कोशिश करते हैं। कुरान की कुछ आयत पढ़ने के बाद एक जिन वहाँ आ जाता है मगर इस बार वो एक चुड़ैल थी जो कि एक घोड़े के पीछे खड़ी थी। फारूक उस चुड़ैल से नाम पूछता है। तभी वो कहती है कि मेरा नाम सारे है। फिर फारूक उससे कुबरा को पोजेस्ट करने की वजह पूछता है तो वो कहती है कि आंख के बदले आंख। फिर फारूक उसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवाला देकर कहता है कि वो अल्लाह के हुक्म से तुम जिन्नात पर हुकूमत किया करते थे और तुम इस लड़की के जिस्म को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। फिर वो चुड़ैल कुबरा के अंदर से बोल रही होती है कि अपने रब से कह दो कि मैं उससे नहीं डरती। फिर फारूक कुरान की कुछ आयत पढ़ते हुए उन काले जादू की चीजों को जलाना शुरू कर देता है। कुबरा ये सब देखकर बहुत तेज चिल्ला रही होती है लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद वहाँ मुकम्मल खामोशी हो जाती है और वो जिन मर जाता है। कुबरा की हालत भी अब पहले से बेहतर लग रही थी और वो लोग उसे घर के अंदर ले आते हैं। बाद में आबू अपना कैमरा ऑन करके कुछ रिकॉर्डिंग कर रही होती है। तभी अचानक से उसका कैमरा गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उससे टकरा कर गई हो। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तो कुबरा फिर से पोजेस्ड हो जाती है। वो अपनी शादी का जोड़ा पहनकर कैमरे के सामने खड़ी होती है और जिन्नात की जुबान में कुछ बोल रही होती है। तभी पीछे से उसकी फूफो फातिमा आ जाती है। वो कुबरा को बुलाती है। तभी कुबरा उसे वही अल्फाज 7175 बोलते हुए जख्मी कर देती है। फातिमा को जख्मी करने के बाद कुबरा घर से बाहर चली जाती है। यहाँ घर में सभी लोग फातिमा को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि इसरा अपनी माँ को कहती है कि कुबरा उसी दरख्त के पास गई है। फारूक और आबरू दोनों उसी दरख्त के पास चले जाते हैं तो कुबरा वहीं खड़ी होती है। वो फारूक को कहती है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम मुझे 1000 बार मारोगे, मैं 1000 बार वापस आ जाऊंगी। ये कहकर कुबरा खुद को मारने ही वाली होती है कि फारूक उसे पकड़ लेता है और काबू कर लेता है। आबरू कुबरा को हॉस्पिटल ले जाती है। अगली सुबह जब फातिमा हॉस्पिटल से वापस आ जाती है तो फारूक उसे कुछ सवाल करने लगता है तो वो बताती है कि जिस दिन कुबरा पैदा हुई थी तो उसका बाप उसे मारने के लिए आया था। वो इसका गला घोटने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि ये शैतान की बच्ची है। तब मैंने उसे कुबरा से दूर करने के लिए धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से काले रंग का झाग निकलने लग गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने मरते मरते एक ही लफ्ज कहा था, सारे। फारूक उसे कहता है कि ये तो उसी जिन का नाम है।
तब फातिमा उसे बताती है कि मेरे भाई ने ये सब ज़मीन और जायदाद कैसे खरीदी जबकि वो एक गरीब घर से था। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, उसने ज़रूर कुछ गलत काम किया होगा। फिर फारूक फातिमा से पूछता है कि उस किबलीडर गांव में कोई रहता होगा जो मुझे 7175 का मतलब बता दे। फिर एक नाम निकल कर आता है, इलियास। फारूक के दिमाग में बस 7175 नंबर चल रहा था। तभी वो अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे इस नंबर के बारे में पूछता है। वो ये कहता है कि 1600 के आसपास एक सेक्शन था जिसमें आधे मुसलमान और आधे क्रिश्चियंस के बारे में कुछ बताया गया है। मैंने ये नंबर वहाँ देखा है। फारूक उससे कहता है कि जल्दी से वह पिक्चर लेकर मुझे सेंड कर दो, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। उसके बाद फारूक उसी दरख्त के पास जाता है। वहाँ पर एक सांप था जो कि उसी हड्डियों के बने हुए दायरे के बीच बैठा हुआ था। दूसरी तरफ आबरू भी उसी जगह पहुँच जाती है और फारूक उसे कहता है कि हमें किबलीडर गाँव जाना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। फिर वो दोनों वहाँ से उसी गांव की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और उस गांव के अंदर चले जाते हैं। उस गांव के हर घर की दीवार पर वही नंबर लिखा हुआ था, 7175। इस पूरी फिल्म में नंबर 7175 हर जगह दिखाया गया है, लेकिन इसका मतलब अभी तक फारूक को पता नहीं चला था। वो पूरा गांव खाली था, लोग अपना सब कुछ छोड़कर उस गांव से जा चुके थे। ये लोग अभी उस गांव के अंदर जा रहे थे कि अचानक इनकी गाड़ी के ऊपर खून से बने हुए हाथों के निशान आ जाते हैं। दूसरी तरफ इन लोगों को इलियास के घर मिल जाता है और जब इलियास अपने घर के बाहर आता है तो ये लोग उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। ये और कोई नहीं, ये वही शख्स था जो शुरुआत में इनको बकरियां चराते हुए नजर आया था। फिर इलियास फारूक और आबरू को यहाँ होने वाली सारी बातें बताता है और कहता है कि इस गांव के लोगों को 2 लोगों के गुनाहों की सजा मिली है और वो 2 लोग कुबरा और आबरू के बाप थे। इन दोनों ने एक सारे नाम की जिन से डील की थी खजाना ढूंढने के लिए। सारे एक ऐसे जिन कबीले से थी जो कि इंसान के जिस्म में रह सकते थे और उस कबीले का नाम सजूला क्लैन था। फिर उन दोनों ने खजाना मिलने के बाद सारे को मारने के बारे में सोचा। वो जिस जिस्म में थी उन्होंने उसे उसी जिस्म के साथ उस काले जादू वाले दरख्त के नीचे दफन कर दिया। इब्रू इन सब बातों पर यकीन नहीं करती, पर इलियास कहता है कि 2 गरीब लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गए? तुम्हारा बाप तुम्हें लेकर दूसरे शहर तो चला गया, लेकिन वो भी एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और कुबरा के बाप की मौत भी इसी कबीले के जिन्होंने करवाई थी और तुम कभी यहाँ इसलिए लेकर आए हैं। जब तक इन जिन्नात का बदला पूरा नहीं होगा कोई भी सुकून से नहीं रह पाएगा। कुबरा को इन जिन्नात ने इसलिए पोजेस किया था कि उसकी रूह को पूरी तरह खत्म करके सारे खुद उसके जिस्म में आएगी और हमेशा फिर उसके अंदर रहेगी। लेकिन इसके लिए सारे और कुबरा की उम्र का एक होना जरूरी था, मतलब 24 साल और कुछ महीने। फिर फारूक ने पूछा कि इस सब में गाँव वाले कैसे मारे गए, तो इलियास ने बताया कि सोना बेचने के बाद उन दोनों ने कुछ पैसा गाँव वालों को दे दिया था। इसके बाद वो सब जिन्नात इस गाँव के पीछे पड़ गए और इन लोगों के बच्चे अजीब शक्लों के साथ पैदा होने लगे। फिर कुछ अरसे बाद यहाँ मौजूद सभी लोगों ने खुदकुशी कर ली। ये सब बातें इलियास इसलिए जानता था क्योंकि उसकी बीवी इंसान नहीं थी, वो एक जिन थी जिसका नाम ज़हूरिया था। इस गांव में एंटर होते वक्त कैमरे में एक परछाई दिखाई गई थी जो इलियास की बीवी थी। तभी इलियास जानता था कि ये लोग उससे मिलने आ रहे हैं। फिर फारूक इलियास से पूछता है कि उसकी बीवी हमारी मदद करेगी कुबरा की जान बचाने में। तभी कमरे की सारी लाइट बंद होने लगती है और ज़हूरिया फारूक को कुछ बताती है और साथ में एक बच्चा दिखाती है जिसके एक आंख थी। फारूक उस बच्चे की बातें सुनकर बेहोश सा होने लगता है। तभी इलियास फारूक और इब्रू से कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, सजूला कबीले वाले जिन बहुत ताकतवर हैं और वो हम दोनों को मार डालेंगे। जब वो भाग कर वापस आते हैं और अपनी गाड़ी की हालत देखते हैं तो वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। उनकी पूरी गाड़ी के ऊपर खून से सने हुए हाथों के निशान थे। बहुत मुश्किल से वो दोनों अपनी जान बचाकर उस गाँव से बाहर निकलते हैं। फिर फारूक आबरू को कहता है कि जब किसी मासूम जिनको मार दिया जाता है तो उसे जिस जगह दफनाया गया है उसे वहाँ से निकाल कर एक पाक कपड़े में रख कर किसी और जगह दफन करना पड़ेगा ताकि वह कबीले वाले पुरसुकून हो सके। इसके बाद वो दोनों सीधा उस दरख्त के पास जाते हैं और खुदाई करके उस जिन को बाहर निकालते हैं, फिर उसे किसी और जगह दफन कर देते हैं। उस मटके को खोलते वक्त बहुत जोर से तूफान आने लगता है, लेकिन फारूक सजूला कबीले के जिन्नात को कहता है कि सारे को अच्छे तरीके से एक अलग जगह दफन कर दिया गया है, अब कुबरा का पीछा छोड़ दो। तब बहुत खौफनाक आवाजों के साथ आखिर वो लोग मान जाते हैं। फिर वो लोग घर जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। तभी रफीका उनके पास आती है और घबराते हुए फारूक को कहती है कि इलियास को कुछ हो गया है, उसका फोन आया था कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। जब वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो रफीका आबरू को वहाँ से जाने से रोक लेती है कि कुबरा को उसकी जरूरत है। फिर आबरू अपने कमरे में बैठी थी, अचानक उसे अपने कपड़ों में से एक काले जादू का कागज मिलता है और उस कागज में कुबरा और आबरू की तस्वीर बनी होती है। दूसरी तरफ फारूक इलियास के पास जा रहा था कि अचानक उसे उसके दोस्त की कॉल आती है जो उससे कहता है क्या तुमने मेरी भेजी हुई तस्वीरों को देखा है? तभी फारूक उसे कहता है कि मैं अभी चेक करता हूँ। फिर वो बताता है कि 7175 एक 2000 साल पुराना कोडवर्ड है। क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि हज़रत ईसा को क्रोस पर लटका कर मार दिया गया था, पर इस्लाम में इसका बिल्कुल अपोजिट है। वह फारूक को कहता है कि 7175 को अरेबिक में लिखो। अरेबिक में लिखने पर एक वर्ड निकल के आता है वीवो, जिसका लैटिन में मतलब होता है आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। तो उस वक्त जो जिन्नात लोगों के हाथों मार दिए गए थे या दफना
دفنا دیے گئے تھے وہ اس نمبر کے ذریعے لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں زندہ ہوں۔ تبھی فاروق کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ سارے کو تو زندہ دفنایا گیا تھا۔ وہ ایک پرانی کتاب میں دیکھتا ہے کہ اگر مرے ہوئے جن کو باہر نکالو تو قرض ختم ہو جاتا ہے، اگر زندہ جن کو باہر نکال دیا تو یہ قرض اور بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ تبھی الیاس بہت ہی بری حالت میں گاڑی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ فاروق اس کی مدد کرنے کے لیے کار سے باہر نکلتا ہے تو الیاس اس سے آبرو کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ادھر گھر میں کبرا پوری طرح پوزیس ہو چکی تھی اور اس کا چہرہ بھی پوری طرح بدل چکا تھا۔ پیچھے سے آ کر رفیقہ اور اسرا ابرو کو بے ہوش کر دیتی ہیں اور کیمرہ بھی توڑ دیتی ہیں۔ ادھر الیاس فاروق کو بتاتا ہے کہ یہ سب اسی ماں بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ سارے کو کبرا کی جگہ آبرو کے جسم میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ الیاس کی بیوی کو سزولہ قبیلے والے جن مار چکے تھے اور وہ جنات الیاس کو بھی لے جاتے ہیں۔ وہ سب جنات فاروق کا بھی پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ ان سے بچ کر گاڑی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ وہاں سے نکل کر گھر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ فاطمہ مر چکی تھی اور آبرو اور باقی سب وہاں موجود نہیں تھے۔ تبھی اسے روم میں وہی کالے جادو کا کاغذ ملتا ہے جس کے اوپر جسم بدلنے کا طریقہ لکھا ہوا تھا۔ وہ باہر آبرو کو ڈھونڈنے پہنچ جاتا ہے کہ تبھی وہ جنات اسے ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور اوپر سے رفیقہ اور اسرا اس کے اوپر پتھر پھینک دیتی ہیں۔ پھر رفیقہ اور اسرا آبرو کے اوپر جادو کرتے ہوئے اسے یہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی نے تمہارے باپ کی وجہ سے سالوں تک یہ برداشت کیا ہے اور اب ہم جئیں گے اور تم مرو گی۔ یہ کہہ کر آبرو کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے اور بہت سے جنات سام کی شکل میں اس تابوت کے اندر آ جاتے ہیں اور سارے آبرو کو پوزیس کر لیتی ہے۔ اینڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رفیقہ اسرا اور کبرا بھاگ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زمین بیچ دی ہے اور اب ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ فاروق اہوجہ کو اگلے دن وہاں کے کچھ لوکلز نے کنویں سے باہر نکالا تو وہ بہت زخمی تھا لیکن زندہ تھا۔ بات رہی آبرو کی تو اس کی یونیورسٹی اور اس کے ماں باپ نے اس کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو جا کے سبسکرائب کریں۔